जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से उठा हो। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा दो ताकतों के टकराव की है। एक तरफ है सरकार, जो डिजिटल दुनिया को, मतलब हम और आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और न्यूज़ वेबसाइट्स पर जो देखते पढ़ते हैं, उसे साफ और सुरक्षित बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ है कंटेंट क्रिएटर्स, पत्रकार और हम जैसे दर्शक, जिन्हें डर है कि इस सफाई के चक्कर में कहीं हमारी आवाज ही न छीन ली जाए। बिल्कुल। और इस टकराव का जो नया मैदान बना है वो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, जिसे हम आम भाषा में आईटी रूल्स कहते हैं। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया रिपोर्ट ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इन नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करने की सोच रही है जिनका सीधा असर हमारी ऑनलाइन आज़ादी पर पड़ सकता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि ये बदलाव असल में है क्या, इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी, और सबसे जरूरी सवाल, अश्लील कंटेंट की जिस नई परिभाषा की बात हो रही है वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे शासन, कानून और हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार की नज़र आईटी नियमों के किस हिस्से पर है, मतलब वो बदलना क्या चाहते हैं। देखिए, सरकार का पूरा ध्यान आईटी नियम 2021 के भाग 3 पर है। भाग 3? हाँ, ये हिस्सा खास तौर पर नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और द वायर या द क्विंट जैसी डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। और इसकी कमान सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB के हाथ में है। अच्छा, और इन बदलावों का सबसे बड़ा फोकस क्या है? मतलब वो कौन सी एक दो चीजें हैं जो पूरी तरह बदल सकती हैं? दो मुख्य बातें हैं। पहली, नियमों में अश्लील डिजिटल कंटेंट के लिए एक बिल्कुल नई और कहना चाहिए कि बहुत ही व्यापक परिभाषा जोड़ना। और दूसरी, इसी परिभाषा के आधार पर डिजिटल न्यूज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नई आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स बनाना। लेकिन ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? मतलब इस पूरी बहस की चिंगारी कहाँ से लगी? देखिए, ये मामला कुछ समय से सुलग तो रहा था, लेकिन इसने तूल पकड़ा रणवीर अलाहाबादिया है। बियर बाइसेप्स वाले? हाँ बिल्कुल, जिन्हें हम बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं। और इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़े एक विवाद के बाद उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र से सीधे सीधे पूछा था कि ऑनलाइन अश्लील कंटेंट को काबू में करने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने की सोच रही है। बस वहीं से इस प्रक्रिया में तेजी आ गई। अच्छा, तो अब उस शब्द पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, अश्लील। इस नई परिभाषा में इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं? यहीं पर मामला बहुत पेचीदा और चिंताजनक हो जाता है। ये परिभाषा हमारे आपके सोचे हुए दायरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। रिपोर्ट बताती है कि अश्लील शब्द के तहत कई चीजें आ सकती हैं, जैसे किसी पर मानहानि करने वाले आरोप लगाना या फिर ऐसी जानकारी देना जिसे सरकार अर्ध सत्य मानती हो। अर्ध सत्य, ये तो बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। इसका तो कोई भी मतलब निकाल सकता है। बिल्कुल, और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। अर्ध सत्य का इस्तेमाल उस पत्रकारिता को दबाने के लिए किया जा सकता है जो असुविधाजनक तथ्य सामने लाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सरकार ने किसी योजना को लेकर कोई दावा किया। एक फैक्ट चेक वेबसाइट अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ साबित करती है कि दावा पूरी तरह सही नहीं है। अब वो रिपोर्ट तकनीकी रूप से सही हो सकती है, लेकिन सरकार उसे अर्ध सत्य कहकर खारिज कर सकती है, क्योंकि वो पूरी कहानी नहीं बताती। पर सवाल ये है कि पूरी कहानी क्या है, ये कौन तय करेगा? यही तो बात है। सही बात है। और क्या क्या है इस परिभाषा के दायरे में? इसके अलावा राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण यानी एंटी नेशनल एटीट्यूड्स भी इसके दायरे में आ सकता है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कोई भी सामग्री जो देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के किसी भी हिस्से की आलोचना करती हो, उसे भी अश्लील माना जा सकता है। एक मिनट, मतलब अगर कोई कॉमेडियन किसी नेता के फैसले का मजाक उड़ाए तो उसे सार्वजनिक जीवन की आलोचना मानकर अश्लील कहा जा सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। और जब हम नई आचार संहिता के प्रस्तावित नियमों को देखते हैं तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस कोड में कुछ बातें तो सामान्य हैं, जैसे किसी जाति या धर्म का अपमान न करना, यह तो ठीक है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत अस्पष्ट हैं। कौन से नियम? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? खास तौर पे दो बातें। पहली, राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा न देना, और दूसरी, किसी भी व्यक्ति, समूह या सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के पहलुओं की आलोचना, निंदा या बदनामी न करना। अब आप इन दोनों नियमों को मिलाकर देखिए।
ये किसी भी तरह की राजनीतिक आलोचना, सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वाली डॉक्यूमेंट्री या फिर किसी भी तरह के व्यंग को अपराध बना सकते हैं। पत्रकारिता और व्यंग्य की तो बात हुई, लेकिन मैंने सुना है इसका असर जमीनी रिपोर्टिंग पर भी पड़ सकता है, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। आतंकवाद रोधी अभियानों की कवरेज को लेकर भी एक बड़ा नियम है। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा और सीधा बदलाव हो सकता है। नए नियमों के तहत केंद्र सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे किसी भी आतंकवाद रोधी अभियान की लाइव कवरेज को भी अश्लील मान सकता है। अच्छा। अगर ऐसा नियम लागू होता है तो मीडिया कवरेज सिर्फ एक सरकारी अधिकारी द्वारा समय समय पर दी जाने वाली ब्रीफिंग तक ही सीमित रह जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि जमीनी हकीकत की स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर एक तरह से पूरी पाबंदी लग जाएगी। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि सरकार को इन इतने सख्त नियमों की जरूरत महसूस क्यों हो रही है। लेकिन मैं एक आम दर्शक के नजरिए से भी सोचना चाहती हूँ। कई लोग शिकायत करते हैं कि ओटीटी पर बहुत ज्यादा हिंसा या अभद्र भाषा होती है। तो क्या ये नियम उस दर्शक की चिंता को दूर नहीं करता? क्या सरकार ये तर्क नहीं दे सकती कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और समाज को भ्रामक या हिंसक कंटेंट से बचाना उनकी जिम्मेदारी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार का तर्क काफी हद तक इसी लाइन पर है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने एक संसदीय पैनल को बताया था कि समाज में ये चिंता बढ़ रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक सामग्री दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये कौन सा संसदीय पैनल था? ये संचार और आईटी पर स्थायी समिति थी, जिसके अध्यक्ष भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसी समिति को बताया कि मौजूदा कानूनों में कुछ प्रावधान तो हैं, लेकिन ऐसी सामग्री को रेगुलेट करने के लिए एक ज्यादा सख्त और असरदार कानूनी ढांचे की मांग बढ़ रही है। मंत्रालय का कहना है कि वो इसी जरूरत की जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और पक्ष है। वो क्या? वो ये कि जब कानून में अच्छा स्वाद, शालीनता या राष्ट्रहित जैसे अस्पष्ट शब्द डाले जाते हैं तो उनका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे ही अस्पष्ट कानूनों का इस्तेमाल पहले भी हुआ है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रहित के नाम पर ही प्रेस की आज़ादी को कुचला गया था। खतरा यह है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, बस इस बार मैदान डिजिटल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम ही नहीं है, या है पर वो नाकाफी है? नई नियम तो हैं और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। आईटी नियम 2021 का भाग 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पहले से ही एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हाँ, उसी का प्रावधान करता है। ये 3 लेवल तंत्र सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपको किसी प्रोडक्ट की शिकायत करनी हो। लेवल 1 आप सीधे कंपनी से शिकायत करते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार से। वो आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेवल 2 अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप एक इंडस्ट्री की बनी हुई संस्था के पास जाते हैं जो उस पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। और लेवल 3 अगर वहां भी बात नहीं बनी तो सरकार की एक निगरानी समिति इस पर आखिरी फैसला लेती है। इसके अलावा मौजूदा नियम गैर कानूनी कंटेंट पर रोक लगाते हैं और उम्र के हिसाब से कंटेंट को बांटना भी जरूरी करते हैं, जैसे UA 13+ A वगैरह। तो फिर समस्या कहाँ है? ये सिस्टम तो काफी मजबूत लगता है। समस्या इसी सिस्टम के लेवल 3 पर है और ये एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन है। इस शिकायत निवारण तंत्र को बनाने वाले नियम पर, खासकर लेवल 3 पर, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों ने रोक लगा दी है। रोक लगा दी है? जी। क्यों? अदालतों का मानना था कि ये तंत्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत देता है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक सीधा खतरा हो सकता है। उनका कहना था कि सरकार एक ही समय पर शिकायतकर्ता, जज और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती। तो जिस ढांचे को और सख्त करने की बात हो रही है वो खुद ही कानूनी रूप से सवालों के घेरे में है। ये तो बड़ी विडंबना है। मतलब जिन नियमों को और सख्त करने की बात हो रही है उनका मौजूदा ढांचा ही कानूनी चुनौती झेल रहा है। बिल्कुल। सिर्फ इतना ही नहीं, केरल हाईकोर्ट ने भी इन नियमों का पालन न करने पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है। देश भर की अलग अलग अदालतों में इन नियमों के खिलाफ 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। मामला इतना उलझ गया कि 2021 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इन सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया, जहां फिलहाल सुनवाई चल रही है। तो अगर मैं पूरी बात को संक्षेप में समझूं तो एक तरफ सरकार डिजिटल कंटेंट पर ज्यादा नियंत्रण चाहती है और इसके लिए अश्लील शब्द की परिभाषा को बहुत ज्यादा फैलाने पर विचार कर रही है। इसके दायरे में राजनीतिक आलोचना से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की रिपोर्टिंग तक सब कुछ आ सकता है। और दूसरी तरफ सरकार जिन मौजूदा नियमों पर ये नई इमारत खड़ी करना चाहती है, उनकी नींव ही कानूनी तौर पर कमजोर है और देश की बड़ी अदालतें उस पर पहले ही सवाल उठा चुकी हैं। ये पूरी स्थिति हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी नियमन के बीच संतुलन के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ले आई है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा मामला कितना और कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, ये मामला सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये तय करेगा कि आने वाले समय में हम क्या देख पाएंगे, क्या पढ़ पाएंगे और क्या कह पाएंगे। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स गवर्नेंस और मौलिक अधिकार जैसे विषय पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। जीएस पेपर 2 में शासन, नीतियां और हस्तक्षेप जैसे टॉपिक्स के लिए ये बहुत जरूरी है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और उस पर लगने वाले उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की अवधारणा का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ सवाल यही उठता है कि प्रतिबंध किस हद तक उचित हैं। इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अच्छा स्वाद, शालीनता या राष्ट्र विरोधी रवैया जैसी चीजों को आखिर कौन और कैसे परिभाषित करेगा? जब कानून में ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनकी व्याख्या हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है, तो उसका हमारी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच पर कितना गहरा और ठंडा असर पड़ सकता है? क्या ये सेंसरशिप का एक नया दरवाजा खोल सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।